ठीक है। तो कल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने स्टडी किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जो कोई भी जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, ना कि उस सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड करेगी। समझ में आई बात। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो है थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो जो टेम्परेचर होगा उसको उसका क्या बोलेंगे, हमें बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। समझ में आ गया। यानी क्या है, शॉर्ट में अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सॉल्यूशन का। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमें पता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है ना, कोई भी जो सॉल्यूशन दिया है उसका जो वेपर प्रेशर होगा, कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। किसकी कंपेयर में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो आपको कोई सॉल्वेंट दिया है उसकी कंपेयर में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा लो मिलेगा। ये हमने स्टडी किया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। समझ में आई बात। तो जितने भी जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उन सभी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर लो होता है बट उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और जितने भी जो सॉल्वेंट है उनका वेपर प्रेशर हाई होता है तो इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो ये जो डिफरेंस अपने को मिल रहा है, जो एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। अगर आपसे ग्राफिकली पूछा जाए तो आप ग्राफिकली इसको ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। एक साइड जो है अपने को वाई साइड में क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर, और इस साइड दे रखा है अपने को टेम्परेचर। समझ में आया। तो हमें पता है कि कोई भी जो कंडीशन होगी टेम्परेचर की, किसी भी कंडीशन में जो सॉल्वेंट होता है ना उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन की कंपेयर में क्या होगा, हाई होगा। ये जो अपने को वेपर प्रेशर कर्व जो यहाँ पे दे रखी है, इस पे मान लो ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे पहुँचते ही कोई भी जो कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ में आई बात। ग्राफ समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम प्लॉट करें क्या, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए। तो ये दो कर्व अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऊपर वाली कर्व किसकी है, सॉल्वेंट की, ठीक है, और नीचे वाली किसकी है, सॉल्यूशन की, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे देख लो, यहाँ जीरो टेम्परेचर है, जैसे ही आप इधर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मान लो इस पॉइंट पे आप जाके नोट करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे ना तो हमेशा वेपर प्रेशर किसका ही मिल रहा है आपको, किसका मिल रहा है भाई, सॉल्वेंट का। क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर का जो ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, इतना मिल रहा है, जबकि सॉल्यूशन का कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है। इतना समझ गए ना। तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है किसका, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तब तक उस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को बॉयल करोगे तब तक कि उनका जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो मान लो ये जो आपको सॉल्वेंट की कर्व दी है ए से बी तक,
तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ए से बी पॉइंट पे आके क्या है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पे आगे क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का उसको इंडिकेट कर रहा है। समझ में आई बात। पर इसी टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो जो वेपर प्रेशर है किसका किसका दिख रहा है आपको, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये क्या है, सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या है, लो है। हमें पता है कि जो बी पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को। अगर हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का जब हम बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो इसको तब तक हम हीट करेंगे, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जब तक कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो डी पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आगे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका जो क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आपने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, जिसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको टीबी नोट से सॉल्वेंट को। समझ में आया। तो ये जो अपने को जो डिफरेंस मिल रहा है ना दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमें पता है किसका ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कितना ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया ये। तो हमें यही पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या होता है, लो होता है वेपर प्रेशर, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा हाई होगा। ठीक है। और जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा हाई होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। कोई भी जो सोल्यूट है ना उसकी किस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। और जो कंसंट्रेशन जो होगी वो कंसंट्रेशन हम कौन सी कंसंट्रेशन यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लेके चलेंगे कोई भी सॉल्यूशन की मोलेलिटी। क्या लेके चलेंगे, मोलेलिटी। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया। एम क्या है यहाँ पे, मोलेलिटी है। ठीक है। और मोलेलिटी का पता है आपको क्या होती है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। समझ में आया। ये आपने पढ़ी है, या इस फार्मूले को आपने रीअरेंज करके पढ़ा है, जैसे N2 की जगह W2/M2, और जब वेट ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 और नीचे W1। ठीक है। तो ये क्या है, मोलेलिटी का फार्मूला है। समझ में आई बात। ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे लगेगा क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि KB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे अपने पास इक्वेशन। और ये जो KB है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आया। और इसका जो दूसरा नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, बुलियोस्कोपिक। क्या है, बुलियोस्कोपिक बोलो या बुलियोस्कोपिक बोलो, ये पेपरों में पूछा गया है। ठीक है। दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, किसकी, एलिवेशन कांस्टेंट की। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है ना उसकी डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम इसके फार्मूले से ही बनाएंगे। ये समझ में आ गया ना, स्टार्टिंग वाला। ठीक है। तो देखो हमें पता है कि हमें ये एलिवेशन जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल दिए है, प्रोडक्ट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलिलिटी के इक्वल दिए। अब ये कह रहा है कि जब सॉल्यूशन की मोलिलिटी आपको 1 दी हुई है,
ठीक है। अगर आप m की जगह पे 1 रख लो तो आपको जो डेल्टा टी बी है ये किसके इक्वल मिल जाएगी, के बी के। समझ में आई बात। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसने कहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। क्या लेंगे, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी लेके चलेंगे, टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। समझ में आया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके फार्मूले से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखा है ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन एज यूनिटी। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। फिर यहाँ पे जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है के बी की यूनिट। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में इसकी यूनिट पूछी गई है। ठीक है, तो यूनिट में हमें जो के बी की अगर आप यूनिट देखोगे तो हमें पता है ये किसके इक्वल आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा टी बी किसके इक्वल है, के बी इंटू एम के। ठीक है, और जब के बी की यूनिट पूछेंगे तो हमें क्या मिलेगी, डेल्टा टी बी और अपॉन एम आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, जो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई, केल्विन होती है ना, और मोलिलिटी को मोलल में भी लिख सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, केल्विन की जगह क्या ले सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अपॉन मोलल, या फिर जो केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्या लेंगे, ये यूनिट पूछी गई थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चाहे इसकी डेफिनेशन पूछे चाहे यूनिट पूछे। समझ में आ गया, कर लोगे। तो ये था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बाद कई बार आपसे एग्जाम में पूछेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोल ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन करेंगे, ये फार्मूला किस तरह बना उसको भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्या, एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेम ही आपको फ्रीजिंग पॉइंट में भी मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो हम क्या जानते हैं कि हमें पता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट की कंपेयर में हाई होता है। ठीक है, और इसका मतलब हाई होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जब वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो वो एक तरह का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही हुआ। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। समझ में आई बात, इसके इक्वल हो गया ना। और हम ये भी जानते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा। ये इस पे डिपेंड करता है ना कि जितना मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का होगा उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x2 के। क्लियर है, समझ में तो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा, kb, और ये क्या आ गया, x2। अब हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है सोल्यूट का x2 वो किसके इक्वल होगा, n2/n1 प्लस n2। समझ में आई बात। अगर आपसे कह दे कि n2 इज लेस देन इन कंपैरिजन टू n1 तो आप क्या कर दोगे, n2 को नेगलेक्ट कर दोगे, तो आपको x2 की वैल्यू क्या मिल गई, समझ में आया। तो इसकी जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो।
ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी बी किसके इक्वल मिला, के बी इंटू N2/N1। क्लियर है, कोई डाउट? तो अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो ना इसमें, N2 और N1 इन दोनों की वैल्यू का पता है ना आपको, के बी N2 की जगह क्या लिख सकते हो, W2/M2 लिख सकते हो, और N1 की जगह क्या होगा, W1/M1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप चाहो तो इसको और तरह से भी अरेंज कर सकते हो, इसमें ओनली N1 की वैल्यू डाल लो, ठीक है, किसकी डाल लो, डेल्टा टी बी जैसे बुक में दी है ना, अगर आप वैसी एक्सप्रेशन देखना चाहते हो तो N2 को एजिट रखो और N1 की वैल्यू भर दो, क्या है, W1 और क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। यही होता है ना वेट बाई मोलर मास, ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका क्या मिल जाएगा आपको, एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर देखो, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन आप लिख के आओगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो आपको एक फार्मूला मिल रहा है ना, क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो इसको, कैसे, W2/M2 को तो N2 लिख सकते हो, W2 ये N2 जैसे लिखा है, और N2/W1 क्या होता है, मोलैलिटी होती है ना, क्या होती है, तो मोलैलिटी आ जाएगी ना यहाँ पे, समझ में आई बात? तो यानी मोलैलिटी वाला सेम फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वैसे भी आप यहाँ से भी इसको अरेंज कर सकते हो, जो आपको ये फार्मूला दिया था ना, कौन सा, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगी, के बी इंटू एम, ठीक है। तो इस मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हो कि क्या होती है, N2/W1 इंटू 1000, अगर ये ग्राम में दिया है आपको, ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमने सही पुट की है ना, ठीक है। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपसे एक्सप्रेशन का पूछा जाए तो आप इस टर्म में एक्सप्लेन करोगे, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो अपने को दे रखा है, हाँ, मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन आ जाता है कई बार, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने को क्या दे रखा है, देखो, मोलिकुलर मास किसका पूछेंगे, सोल्यूट का पूछेंगे, ठीक है। तो सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसको अरेंज करो कि डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गई, के बी, ठीक है। और ये फार्मूला हम दोबारा ही लिख लें, चलो, W2/M2, और इधर आ गया क्या, M1/W1 आ गया। अब हमें अगर M2 निकालना आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि M2 किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी बी इंटू क्या आ जाएगा, हाँ, M2 इधर जाएगा, डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये इधर आ जाएगा, M2 किसके इक्वल, ये आ जाएगा के बी इंटू W2 इंटू M1 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1 मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, कोई डाउट, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम जो यूज़ करेंगे ना, ठीक है, हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादातर यूज़ करना होता है ना, वो फार्मूला हम लगाएंगे। ये दो फार्मूले अपने को दिए हुए हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो इनको देखो किस तरह यूज़ करना है। ये तो हो गया एक्सप्रेशन। बाई चांस पूछ ले, वैसे नहीं पूछते, शायद HBSC में नहीं पूछा जाएगा, CBSE में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। हमें पता है कि जो डेल्टा टी बी है ये किसके इक्वल मिल रही है, के बी इंटू
मॉलिक्यूलर मास की टर्म में ले लो उसको। N2 को क्या लिख सकते हैं, W2/M2 इंटू 1000 आएगा, यहाँ 100 लिख रखा है, ठीक है, 1000/W1। समझ में आई बात। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करो तो हमें M2 निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को दिया है क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इन टर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की टर्म में देखो क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है अपने को दिया KB किसके इक्वल आएगा, RT0 स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1000 LV, ठीक है। जो LV है ये अपने को दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और ये किसके इक्वल होती है, ये होगी लेटेंट हीट जो अपने को क्या दिया है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा RT0 स्क्वायर और अपॉन 1000 क्या आ जाएगा, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और ये M1 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो कितनी लेंगे, 8.314 जो केल्विन के अंदर लेके जो चलेंगे, ठीक है, केल्विन जूल पर मोल। और वैसे अगर कैलोरी में अगर आपको निकालना है तो R क्या लेके चलेंगे, 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, ठीक है। तो इसके बाद जो इसने बताया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन करें कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मोलरिटी पे डिपेंड करती है, या आप कह सकते हो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो ये अपने को दी है क्या, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो अपनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड और लिक्विड जो दोनों फेस है सब्सटेंस की, या दोनों स्टेट जो होती है वो एक साथ इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट होगी उनका क्या होगा, सेम वेपर प्रेशर होता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है कौन किसका, ठीक है, जो अपने को दे रखा है लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई। यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या होगी, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और जो लिक्विड दोनों स्टेट क्या होगी, जो इक्विलिब्रियम में होगी, क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वो टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है इसमें। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है, क्या होता है, ठीक है। और जबकि कोई जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो जिसका वेपर प्रेशर लो है तो इसका मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी अपने को क्या मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है। और जिसका वेपर प्रेशर क्या दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है सॉल्यूशन का, नहीं ये सॉल्वेंट का, ठीक है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन की कंपेयर में अपने को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें जो कोई भी जो लिक्विड दे रखा है उसको सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आना है। जब आप उसको सॉलिड स्टेट में लेके आओगे तो आप क्या करोगे, उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करोगे। जब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर इस स्टेज तक आ जाएगा कि वहाँ पे एक सॉलिड स्टेट अपीयर होने लग जाए, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट जो है उनका जो वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वो जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, उनका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब देखो ये तो थी सीधी, अब आप इसको ग्राफिकली समझ सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड जो अपने को दूसरा दिया है उसमें देखो किस तरह दिए, सेम उसी तरह ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, एक साइड तो क्या दिए, वेपर प्रेशर दिए, ठीक है, और एक साइड अपने को दिया टेम्परेचर। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी जो सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा सॉल्यूशन की कंपेयर में क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हमेशा जो अपर साइड कर्व अपने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आपको पता है ये कर्व जो ए बी है ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और जो ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कौन सी, डी ई। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करना चाहते हो तो आप जैसे ही सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की कूलिंग स्टार्ट करते हो, तो जैसे सबसे पहले हम सॉल्वेंट को देखें, जैसे ही आपने वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, कूलिंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे, फ्रीजिंग स्टार्ट करोगे ना, जैसे ही आप कूलिंग करोगे तो जो वेपर प्रेशर है किसका, जो सॉल्वेंट का, वो किस पॉइंट के अलोंग यानी किस कर्व के अलोंग डिक्रीज होगा, ए टू बी। क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहाँ से, ए से बी पर। ठीक है, बी पॉइंट पे आते ही क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, उसकी जो लिक्विड स्टेट और जो सॉलिड स्टेट है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। और बी पे आते ही क्या ये एकदम क्या है, सी तक है क्या है, स्टीपली क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर। मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है उसका जो बी पॉइंट है वो उसको क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, सॉल्वेंट का। क्योंकि यहाँ पे आते ही जो सॉल्वेंट है जो वो क्या है, उसकी जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट कहाँ आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। मतलब बी पॉइंट पे वो फ्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? कि जैसे ही आपने कूलिंग की तो ए से बी तक क्या है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ और बी पॉइंट पे आते ही उसकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट कहाँ पे आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का। ठीक है, फिर इसी तरह ये कह रहा है कि अगर आप किसको देखो, सॉल्यूशन को, तो अगर आप सॉल्यूशन को देखो तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट की कंपेयर में लो होता है। ठीक है, तो अगर आप उसी तरह फिर कूलिंग करते हो तो ये कह रहा है डी से ये क्या है, ई पॉइंट तक जैसे ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आके ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे आते ही, ई पॉइंट पे आते ही जो सॉल्यूशन है उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो क्या एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, उसका सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट है उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का उसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात? तो बस इसके अंदर आपने कुछ ही नहीं किया, ओनली कूलिंग की है। किसकी, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे ही आप कूलिंग करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और वेपर प्रेशर जैसे सॉल्वेंट का देख रहे हैं तो बी पॉइंट पे आके अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसी तरह अगर आप सॉल्यूशन का देखोगे तो डी ई जो पॉइंट है यानी डी ई ये जो अपने को लाइन दे रखी है, इस लाइन पे आके क्या है, ई लाइन पे या ई पॉइंट पे आके क्या है, उसका भी क्या है,
जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड स्टेट का जो है इक्वल हो जाएगा। तो ई पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख रहे हो कि जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या है, हाई है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है तो मतलब तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो किसके इक्वल होता है, डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, जो ये नोट है ये किसका है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो सीधा अपने को दिए ये किसका है, सॉल्यूशन का है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पे इसने बताया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई सोल्यूट ऐड किया तभी सॉल्यूशन बना, उसी के कारण क्या फ्रीजिंग पॉइंट डाउन आया। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन कौन सी है यहाँ पे इसने बताई है, मोलेलिटी। किस पे डिपेंड करेगा, मोलेलिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे KF मिलेगा और इनटू M। आप यहाँ पे मोलेलिटी का फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, मोलेलिटी का फार्मूला क्या है, W2/M2 इंटू 1000/W1। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपने पास इसके एक्सप्रेशन के लिए बन गया, डेल्टा TF किसके इक्वल होगा, KF इंटू W2/M2 इंटू अपॉन W1। समझ में आ गया? अगर इसका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करना है तो M2 निकाल लेंगे ना, तो M2 किसके इक्वल आ जाएगा, हमें पता है KF इंटू W2/1000/TF इंटू W1। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे आपने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देख लिया ना, KF, तो इस KF को हम क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, ये पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन में, ये नहीं लिखा था मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा था क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एग्जाम के अंदर आया था ये। अब सभी ने मोलल एलिवेशन या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट वाले वर्ड याद किए थे। ठीक है, अब क्रायोस्कोपिक जिसने पढ़ा था उसको तो मार्क मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? ठीक है, सेम उसी तरह इसको भी डिफाइन कर लेंगे ना, किसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट और डेफिनेशन दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, यूनिट तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की होती है, सेम वही इसकी यूनिट मिलेगी। तो हमें पता है कि जो डेल्टा TF है ये किसके इक्वल है, KF इंटू M के। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब आप M ले लेते हो क्या, 1, तो जो डेल्टा TF है ये किसके इक्वल आ जाएगा, KF के। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप इसकी यूनिट डिसाइड कर सकते हो और इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इसने बताया कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइन एज, कैसे बोलोगे, डिफाइन एज व्हेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, सॉल्यूशन की जब मोललिटी क्या लेके चलेंगे, यूनिटी लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, उसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो जो KF है इसकी यूनिट क्या होगी, हमें पता है सेम वही, केल्विन पर मोलल या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल या केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है? याद रखनी है, यूनिट भी पूछी गई है, हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए है, देखो एक्सप्रेशन सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे हम। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे भाई,
हमें पता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाए, ठीक है, सेम जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया है वैसे ही करेंगे। कैसे? डेल्टा टी एफ है, ये हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली, ठीक है। तो जो डेल्टा टी एफ है ये अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इसने बताया के एफ इंटू एक्स टू के इक्वल मिल जाएगी, ठीक है। और x2 की हमें वैल्यू पता है, क्या लिखेंगे, n2/n1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा n2 है उसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसके उसमें आ जाएगा, किसमें, एक्सप्रेशन में। बाद में इसकी वैल्यू वगैरह आप डालो तो और आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो अपने को पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, वो हमने कर लिया क्या इसमें, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है सोल्यूट का, उसके लिए आपको एक रिलेशनशिप और देखनी है। लेटेंट हीट ऑफ, जो आपने वेपोराइजेशन देखी थी, सेम उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, ठीक है। अभी आपने किया था ना कि M2 किसके इक्वल होता है, KF, ठीक है, इंटू क्या होगा, W2 इंटू 1000 अपॉन इंटू, क्लियर है ना ये। तो यहाँ पे इसने ये हमने इक्वेशन सीधी पढ़ी थी किसके केस के अंदर, जो अपने को जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की टर्म। इसके बाद में फिर हम करेंगे वो अपने को जो दे रखा है मोलल जो डिप्रेशन कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसके लिए क्या फार्मूला दिया है, के एफ किसके इक्वल होगा, ये होगा RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। तो LV जो है ये अपने को दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, और जो T0 स्क्वायर है ये T नोट जो अपने को दिया है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट। तो जो लेटेंट हीट ऑफ जो यहाँ पे फ्यूज़न आएगी, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूज़न है वो किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट जो अपने को दे रखी है, ठीक है, फ्यूज़न की डिवाइडेड बाई जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे तो अपने को मोलर जो डिप्रेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, M1 RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। ये तो हो गया मोलर जो डिप्रेशन कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 8.314, या अगर आपको कैलोरी में दिया है तो आर क्या होगा 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, यहाँ पे पर जो केल्विन के हिसाब से दिया होगा, ठीक है। इसके बाद जो अपने को दी है वो दी है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन में देखोगे तो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे बताया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रोल है। यहाँ पे इसने बताया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका एंटी फ्रीज जो सॉल्यूशन है वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो जहाँ पे जिस एरिया के अंदर स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है, जहाँ सब जीरो जो वेदर लेवल होगा, जहाँ पे क्या होगी, बर्फ़ पड़ेगी, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक चला जाता है, वहाँ पे क्या है, जो भी कार वगैरह होती हैं उनके जो रेडिएटर होते हैं उनके अंदर जो वाटर ऐड किया जाता है वो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल को बॉयल ओवर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, बॉयल ओवर, ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि ये मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर भी क्या है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो स्नो वाले एरिया हैं जहाँ पे जो रोड है उनके ऊपर स्नो फॉलिंग से रोड क्या हो जाएगी, रोड डिसअपियर हो जाती है, रोड दिखाई नहीं देती। तो वहाँ पे क्या है, जो सोडियम क्लोराइड और जो कैल्शियम क्लोराइड जो है इनके मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका वो डाउन चला जाता है। अकेला सोडियम क्लोराइड -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ले जाता है, ठीक है। और जो कैल्शियम क्लोराइड है ये
5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। तो इनका जो मिक्सचर है वो रोड्स पे डाला जाता है ताकि वो क्या है, रोड क्लीन रहे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है किस पे डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन पे, मोलिलिटी पे। ठीक है, इसके यूनिट का लास्ट टॉपिक है क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, ठीक है, उन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये कह रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि जब हम कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो जो वैल्यू हमें क्या एक्सपेरिमेंट के दौरान मिल रही है वो क्या है, जो हमें थ्योरेटिकली जो वैल्यू दी हुई थी उससे डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, कि अगर आप कोई भी साल्ट ले लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या है कोई भी साल्ट लिया, जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, आपको गिवन है कि एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जाते ही क्या है, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो पार्टिकल कितने बन गए, डबल हो गए, 2 हो गए ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आपने एसिटिक एसिड लिया बट वो अंदर जाके क्या करेंगे, जैसे ही 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, डाइमर की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो आपने तो ये सोचा था कि एक ही मॉलिक्यूल है बट इसमें डबल मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे डबल लिए थे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल मिल रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप देखो तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो क्या है, ये अप्लाई हो जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन है नहीं होती। पर आपको कोई एसिड बेस या साल्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो जो जाते ही एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे एसिड है, चाहे बेस है, चाहे कोई साल्ट है। तो उस केसेस के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, अपने को थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एबनॉर्मलिटी मिल रही है। जैसे इस केस में अगर आप इसका देखोगे तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास जितना मान के चले हो वो एसिटिक एसिड का लेके चल रही हो, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या मिलेगा, डबल मिलेगा ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, यहाँ पे इसने बताया कि जो एबनॉर्मलिटी अपने को कब मिलेगी मॉलिक्यूलर मास में, जब आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो क्या हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो हमें मास मिल रहा है वो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इज डिफरेंट जो अपने को मिलेगा। ठीक है, किसकी कंपेयर में, फ्रॉम जो थ्योरेटिकली, क्योंकि जो थ्योरी के अंदर अपने को जो वैल्यू दी होती है ना उसकी कंपेयर में। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या मिल रही है, एबनॉर्मलिटी मिल रही है। ठीक है, और ये एबनॉर्मलिटी जो अपने को मिलेगी, ये एबनॉर्मलिटी किस केस के अंदर मिलेगी, यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई सॉल्यूशन क्या हो, नॉन आइडियल हो। क्या हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तब मिलेगी, या क्या हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिले, एसोसिएशन मिले, मॉलिक्यूल की क्या हो रही है उसमें, एसोसिएशन टेक्स प्लेस। या आप कह सकते हो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है, डिसोसिएशन, यानी कोई जो मॉलिक्यूल है वो क्या अंडरगो कर रहा है, डिसोसिएशन। तो ये एबनॉर्मलिटी थी ना, ये सबसे पहले वान होप ने स्टडी की थी और उसने इसके डिटर्मिनेशन के लिए एक फैक्टर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, वांट होप फैक्टर। ठीक है, तो ये वांट होप फैक्टर जो है, ठीक है, ये हमें एबनॉर्मलिटी की इंफॉर्मेशन देगा जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे किसे, रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, जो अपने को क्या दिए है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, या जो कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकली वैल्यू, ठीक है, क्या होगी वो, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो आई को, कि जो आपने ऑब्जर्व किए, क्या किए, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू बाई जो अपने को क्या दी है, नॉर्मल वैल्यू जो उसकी दी हुई है, समझ में आई बात। तो उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वांट ऑफ फैक्टर बोलेंगे, समझ में आई बात। तो वांट ऑफ फैक्टर, या आप देखो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मिलती है ना, ठीक है, वो क्या होती है, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका मास जो है, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, जैसे डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे जैसे एसोसिएशन हुआ तो मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जबकि नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। तो अब देखो यहाँ पे इसने बताइए अपने को, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसकी टर्म में, मास की टर्म में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लेके चलोगे, जो कैलकुलेटेड मास है उसको डिवाइड करोगे किससे, ऑब्जर्व मास से। अगर मास ना दिए, सीधी वैल्यू दी है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, और बाई कैलकुलेटेड वैल्यू। बस ये एक फार्मूला याद रख लो, उससे सारा वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आई बात। इसमें 2-3 दिए हैं, उनमें उलझने से अच्छा है एक ही करो, ठीक है। और जितनी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है ना, उसके अंदर क्या है, इस वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, आप ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए और एक आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो एबनॉर्मलिटी है ना, ये क्या है, जैसे ही अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आएंगे तो वहाँ पे एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वांट ऑफ फैक्टर है, ये आप किसके लिए कर रहे हो, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जिसमें क्या मिल रही है, एबनॉर्मलिटी मिल रही है। और हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, जिसमें हमने क्या स्टडी किया, एलिवेशन इन या बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसमें अभी आपने स्टडी किया KF/m, और यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी तरह आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर भी इसी फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। इसी तरह आपको क्या दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था, उसके अंदर भी इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर लोगे, क्योंकि जहाँ भी एबनॉर्मलिटी होगी वो आपको मिल जाएगी। फिर ये कह रहा है अगर वांट ऑफ फैक्टर जो है इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिले तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ये क्या मिले 1, तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन के हैं, समझ में आई बात, कर लोगे। अब देखो हमें दिया आगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो वो देखते हैं हम पहले, वहाँ से आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डिसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड या टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, ठीक है। उनका रेशियो होगा ना,
टोटल नंबर ऑफ मोल से आप क्या कर दोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा अपने को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कैसे होगा वो देखो। ठीक है, सिंपल है। जैसे यहाँ पे ए मॉलिक्यूल दिए, ठीक है, क्या दिए, और ये डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, बी सी, मतलब कुछ भी बना रहा है। ठीक है, इसने बताया कि जो आपने मॉलिक्यूल लिया था उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल थी। कितनी थी, 1 ठीक है, डिसोसिएशन से पहले वो 1 मोल था। समझ में आई बात। जैसे ही डिसोसिएशन हुआ, मान लिया कि यहाँ अल्फा डिसोसिएशन हुए, क्या हुए, अल्फा, तो यहाँ पे कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा रह गए। समझ में आई बात। अब अगर आपसे कहे कि ये क्या है, N1 मॉलिक्यूल, ये अल्फा बनाए, N2 ये बनाए, तो मतलब अगर आप यहाँ पे लेके चलो कि N1 प्लस N2 प्लस जो कुछ भी है वो कितने हैं, N है। समझ में आई बात। तो ये अपने को टोटल क्या मिल जाएंगे, यहाँ से दोनों का सम N अल्फा मिल जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, N1 अल्फा प्लस N2 अल्फा, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लो कि इस स्टेज पे क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, इनका सम कर लोगे। हमें पता है इतने तो रिएक्टेंट रह गए जो मेन था, और इतने क्या मिले, प्रोडक्ट में मिले अपने को, सभी को जोड़ दो तो ये अपने को क्या मिल रहा है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है, चाहे वो डिसोसिएटेड है और चाहे वो एसोसिएटेड। ठीक है, एसोसिएशन तो हुआ ही नहीं, जितने हमने लिए थे और जितने वो डिसोसिएट हो गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपने क्या किया है, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। क्या है, आपने ऑब्जर्व किया है ना, समझ में आई बात। और जो गिवन था वो कितना था, 1 मोल था। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना दिया था, 1 मोल। तो ये क्या है, जो थ्योरेटिकल या नॉर्मल वैल्यू आपको दी हुई थी। समझ में आई बात। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, ठीक है। तो यानी आई क्या होती है, हमें पता है जो ऑब्जर्व वैल्यू है डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात, ऑब्जर्व वैल्यू बाई थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर। तो आपने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या किया था, क्या मिला आपको, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्लियर है, और डिवाइड कर दो इसको 1 से। आई बात समझ में। अब इसको रीअरेंज करो, या अल्फा आपने कॉमन लेना है। ठीक है, क्या ले रहे हो यहाँ पे, कॉमन। मान लो मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, 1 एन एल्फा आगे ले आए, ठीक है, और माइनस में एल्फा, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, एल्फा निकल जाएगा ना। तो ये आ गया 1 प्लस में एन माइनस 1 एल्फा। तो मतलब जो आई है, वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस में एन माइनस 1 एल्फा। समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, एल्फा निकालना है। ठीक है, तो एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर अरेंज करोगे तो ये 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, किसके, आई के, आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो ये हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर की टर्म में हो जाएगा। समझ में आई बात। और अगर आपको यहाँ मॉलिक्यूलर मास की टर्म में दिया हो तो हमें पता है कि जो आई है ये किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटेड बाई ऑब्जर्व। मॉलिक्यूलर मास में हमने इस तरह रिलेशनशिप बनाई है, उल्टा होगा ना जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास है, अल्फा किसके इक्वल आया है, आई माइनस 1 और डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो आई की वैल्यू लिख सकते हैं ना, एम सी बाई एम ओ। ठीक है, माइनस में 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये किसके इक्वल है, अल्फा। तो इसको सेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एम सी माइनस एम ओ डिवाइड बाई एम ओ एन माइनस 1। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन। ये आपको आना चाहिए भाई। वैसे तो एग्जाम में HBSC में तो नहीं आता, HBSC में हमने नहीं देखा अभी तक, CBSC में आता है। ठीक है,
बाई चांस आ जाए, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है, सिलेबस के अंदर है ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने करना है। क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने किस तरह करना है, जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व की, ठीक है, जो वैल्यू दी थी उन दोनों का रेशियो निकाला, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, अरेंज ही करना है, सारा कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? एसोसिएशन, ठीक है, क्या दिए है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसी तरह उसको करना है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरह निकालेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? अल्फा होगा। ये क्या होगा? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होंगे, ठीक है, तो उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। देखो इसको कैसे समझोगे, जैसे आपने देखा ना कि 2Cl होते हैं, ये क्या बनाते हैं? Cl2। क्या हो रहा है यहाँ पे? एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देता 4Cl तो क्या बनता? 2Cl2। कैसे पता चला 2Cl2 होगा? डिवाइड किया ना इसको, जितने एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स है कंबाइन होते हैं, समझ में आई बात? तो इसी तरह यहाँ पे इसने जनरल अपने को दे रखा है कि ये Na मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं? एसोसिएट होंगे तो An मॉलिक्यूल मिलेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में आपने को जो दिया है वो कितना दिया है? 1 मोल दिया है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपको दी हुई है वो कितनी है? 1 दी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये अपने को 1 दी है और यहाँ पे क्या है? 0 है। समझ में आई बात? बाद में ये कह रहा है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन में एसोसिएशन हुआ तो यहाँ अल्फा मॉलिक्यूल बने, तो यहाँ पे कितने रह गए? 1 माइनस अल्फा रह गए, ठीक है। मान लो ये हमें पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल थे, ठीक है, n मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? n से। ऐसे ही यहाँ पे हमने किया है ना कि n से ही डिवाइड किया। यहाँ हमें पता है कि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तभी तो हमने 4 से 2 क्लोरीन बनाई है। समझ में आई बात? तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये कह देगी टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो बता दोगे? ऑब्जर्व करोगे मान लो आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं इस पॉइंट पे, तो इन सभी का सम कर देंगे ना हम। कैसे करेंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई n। समझ में आ गया? इसको अरेंज कर लो, पहले कर लोगे? कैसे करेंगे? 1 अल्फा कॉमन निकाल लो, अल्फा कॉमन निकालोगे, माइनस का अल्फा निकालोगे या अल्फा निकालोगे? अल्फा अगर आप कॉमन निकालोगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसको पहले रीअरेंज ही कर लो, अल्फा बाई n माइनस में अल्फा। तो अब आप अल्फा इसमें कॉमन निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, और ये क्या आ गया? अल्फा आ गया। क्लियर है? इसको चाहो तो यही अरेंज कर लो, ठीक है, क्या करो? अरेंज कर दो, इन्वर्स करोगे, ये मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस में क्या आ जाएगा? 1 माइनस में n अपॉन n, अल्फा आ गया, ठीक है। अगर आप चलो इसको ऐसे रहने दो, इसको भी अरेंज कर सकते हो, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्या निकालना है? अभी कुछ नहीं निकालना, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू है। क्या है ये? समझ में आई बात? और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी दी है? 1 दी हुई है, तो आप क्या निकालोगे? 1 to फैक्टर i निकालोगे। तो हमें पता है क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू, ऐसे ही करोगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू अपने पास क्या है? 1 प्लस में 1 माइनस n डिवाइड बाई n इंटू
बाई 1। समझ में आया? तो अब हमें पता है ये किसके इक्वल आ गया, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आई किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 1 माइनस एन बाई एन, और ये आ गया एल्फ़ा। हमें निकालना है एल्फ़ा। समझ में आई बात? ठीक है, तो एल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा 1। आई बात समझ में? और ये क्या आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा n अपॉन 1 माइनस। आया समझ में इतना? अब अगर आप क्या करो, इसको n माइनस 1 करना चाहते हो तो इनके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। या आप ऐसे लिख सकते हो ना, एल्फ़ा, ये साइन आई जो है ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये अपने को क्या मिल जाएगा, n अपॉन n माइनस 1 मिल जाएगा। क्योंकि बुक में ये दिखेगा आपको तो आप सोचोगे कि गलत हो गया, ठीक है, ये सही है। क्लियर है? ठीक है, इसको भी रीअरेंज कर सकते हो ना, कर सकते हो, 1 माइनस आई कर सकते हो, क्या नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक कर लेना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, एल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, माइनस आई प्लस में 1, और ये n अपॉन n माइनस 1। अगर आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है i किसके इक्वल है, एम सी अपॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू डालो तो एल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, ये माइनस कैलकुलेटेड मास बाई ऑब्जर्व मास, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, और ये क्या आ गया, n अपॉन n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम सी प्लस में एम ओ, ठीक है, ये माइनस किया देखो, ठीक है, डिवाइड बाई एम ओ, ठीक है, और n अपॉन n माइनस 1। और अरेंज कर सकते हो, क्या करोगे, आगे कर दो ना, ये एम ओ माइनस एम सी डिवाइड बाई एम ओ, और ये आ जाएगा n अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट। आ गया समझ में? ठीक है, तो बस इतना ही होगा।